नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद। जब अभयानंद बिहार के डीजीपी थे उस समय मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप झारखंड में था और तब मैं झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूछा करता था कि जब बिहार में जहां इतने बाहुबली, इतने नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, वहां कानून का इकबाल स्थापित हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है। आज एक बार फिर बिहार में कानून के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्या उसका उत्तर दे पाने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है बिहार पुलिस। इन तमाम मुद्दों पर जो जनता के मन में उठ रहे हैं और जिन मुद्दों की वजह से अभयानंद फिर से बिहार में प्रासंगिक हो रहे हैं, फिर से अभयानंद की बात लोग घर परिवार में कर रहे हैं, उन मुद्दों पर हम आज अभयानंद से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी। पता नहीं कितना मैं उसको डिज़र्व करता हूँ, बट एनीवेज आप पूछिए जो पूछना है। नहीं, डिजर्व आपका मूल्यांकन तो आप नहीं करेंगे, आपका मूल्यांकन तो जनता करेगी। तो ये जनता का मूल्यांकन है, जनता का विश्लेषण है कि जब आपने कानून का राज स्थापित किया, जिसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाता है कि नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया। अगर बात करें ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों से तो आप उस समय के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अभयानंद के चलते कानून का राज स्थापित हुआ था। तो उस समय आपने कैसे कानून का राज स्थापित किया और अभी कहाँ चूक हो रही है? यह कोई एक गेम नहीं है जिसको कि खेला जा सकता है बाय पुलिस। इनफैक्ट पुलिस इज़ वन ऑफ द एजेंसीज, वो एक एजेंसी है। अगर आप इसको एक सिमिली से बात करें तो कंट्रोल ऑफ क्राइम विच मीन्स क्रिमिनल्स वर्सेस स्टेट का जो युद्ध है, ये स्टेट की तरफ से 4 प्लेयर्स इसमें दौड़ते हैं इस रेस को। फर्स्ट दौड़ते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, जो कानून बना करके देती है पुलिस को। फिर दूसरा लेग जो है 4x100 आप जैसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट 100 विधायिका, सेकेंड 100 पुलिस, थर्ड बेटन एक्सचेंज जो होता है वो बिटवीन पुलिस एंड जुडिशरी होता है। जुडिशरी जब पूरा ट्रायल करा करके उस क्रिमिनल को सज़ा देती है तो जेल, कारागार जिसको कहते हैं, वहाँ व्यक्ति जाता है और वहाँ से अपनी सज़ा पूरी करके तब निकलता है और फिर वो समाज में वापस आ जाता है। तो मेरी अपनी सोच थी कि स्टेट जो है उसका रेस क्राइम के अगेंस्ट में, ये सिर्फ पुलिस नहीं दौड़ती है, दौड़ भी नहीं सकती है। चारों रनर्स को अपना अपना रेस दौड़ना होता है और तरीके से दौड़ना होता है। अभी उम्मीद हम लोग कर लेते हैं कि पुलिस पकड़ेगी, गोली मार देगी, खौफ हो जाएगा और क्राइम खत्म हो जाएगा। हाँ, लंगड़ा हो जाएगा और क्राइम ख़त्म हो जाएगा। एज इफ़ कि चारों रेस पुलिस ही को दौड़ना है। तो कानून भी पुलिस ही बना ले, सज़ा भी पुलिस ही दे दे, जेल वेल जो देना है वो भी पुलिस ही कर ले। तो समाज में लोगों को ये सोच उनमें आ जाती है और ये भ्रांति है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने नज़दीक से देखा राजनीतिज्ञों को भी जो पावर में हैं, उनकी भी यही सोच है कि पुलिस का काम है सब कुछ कर देना। लोग कहते हैं ना कि हमारे बगल के स्टेट में जो हो रहा है उसको यहाँ भी लागू कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। आप यूपी के मॉडल की बात कर रहे हैं? हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। उस पर क्या सोचते हैं आप? वो मॉडल चलेगा बिहार में? ये मॉडल है ही नहीं है। ये मॉडल नहीं है? नहीं है। मॉडल एक ही होता है, वो है कानून का। अगर कोई पूछे कि क्राइम को चेक करने का मॉडल का क्या नाम है,
वो है अपराध का जो कानून है, अपराध से रिलेटेड कानून या इस देश में जो लागू कानून है वही है, उसके अतिरिक्त कोई मॉडल नहीं होता है। और अगर उस मॉडल को करना है तो कानून बना दीजिए उस मॉडल का, वाई नॉट। अगर आप बहुत विश्वास करते हैं इस मॉडल पर तो बनाइए। जो बात आप असेंबली के बाहर कर रहे हैं उसको असेंबली के अंदर कीजिए, और असेंबली के अंदर में ये तय कर लीजिए कि यही मॉडल चलेगा और यही कानून रहेगा। वो कानून बनाने के समय तो लोग करेंगे नहीं उसको। बिहार के डीजीपी विनय कुमार से 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्राइम की बात तो छोड़ दीजिए दीपक जी, अगर सभ्य समाज में एक क्राइम भी होता है, एक घटना भी होती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। तो जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं जो इतने काबिल कर्मठ हैं, इसके बाद भी कैसे लॉलेसनेस दिख रही है, कहाँ पुलिस फेल हो रही है? और बिहार पुलिस को आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, आप डीजीपी थे, अभी आप शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक के रूप में बिहार पुलिस को आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? ये मार्क्स देना निरर्थक है, क्वेश्चन ही निरर्थक है, क्योंकि बिहार पुलिस अपना रोल अदा कर सकती है, लेकिन वो बिहार की विधायिका का तो रोल नहीं अदा कर सकती है। कहाँ डिस्कशन हुआ असेंबली में जो निकाल सके कि पुलिस क्यों फेल कर जा रही है? कहीं कानून में तो कोई कमी नहीं है। जेल जो है ये सुधार गृह नाम दिया गया था इसका, वो सुधार गृह है या कुछ दूसरी चीज़ हो गई है? जुडिशरी को दिया गया था कि ये काम आप कीजिए, एडजुडिकेट कीजिए ओवर क्राइम। क्या जुडिशरी ने इसको किया? तो ये बातें एक साथ समेकित रूप से होनी चाहिए। ये सिर्फ एक विभाग पर डाल देना, 24 आवर्स एक विभाग काम कर रहा हो, तब यह है कि थोड़ा सोचा जा सकता है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं कि क्या कमी रह जा रही है। एक जो कमी हमको दिखती है वो है जो ट्रायल हमने स्पीडी कराया था, स्पीडी ट्रायल, वो अभी हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर होता तो सोशल मीडिया और अखबार में ये क्लियरली निकलने लगता है कि 10 दिन के अंदर में एक क्राइम के 10 दिन के अंदर सज़ा हो गई 5 लोगों को। हमने जो स्टार्ट किया था वो था आर्म्स एक्ट, क्यों वो भी सोच के किया था कि आर्म्स से ही सभी तरह के क्राइम होते हैं, तो क्यों नहीं आर्म्स एक्ट को टारगेट किया जाए। और जब हमने किया तो उसका इम्पैक्ट पड़ गया, सही सोच पर वो किया गया था। आज भी आर्म्स पकड़े जा रहे हैं क्रिमिनल्स के द्वारा, क्रिमिनल्स के पास से आर्म्स पकड़े जा रहे हैं, तो उसका ट्रायल भी तो होना चाहिए। ये न्यूज़ आता है कि यहाँ आर्म्स रिकवर हुआ, बट ये न्यूज़ नहीं आया कि ये रिकवरी का ट्रायल हुआ, 10 दिन के अंदर सज़ा हो गई, ये नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप शिक्षक हैं और शिक्षक जो है समाज के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उसमें तटस्थ नहीं रह सकता है, उसको वहाँ पर स्टैंड लेना होगा शिक्षक को कि ये जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो बिहार में जो अपराध की स्थिति है, हाल के दिनों में जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से अपराधियों में खौफ कम हुआ है, उससे समाज चिंतित है। तो एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? और इसके लिए सिर्फ पुलिस को नहीं, शासन, जिन चारों तंत्र की आपने बात की, उसको क्या सलाह देते हैं? विधायिका को तो एक सलाह है कि इसको असेंबली का एक सेशन बुला करके और कानून की जो कमियां हैं, जहां पुलिस पूरा नहीं कर पा रही है वो एक पार्ट होगा, और पुलिस के बाद भी जैसे
बेल में क्या होना चाहिए, ये असेंबली में डिस्कस होना चाहिए। ट्रायल में जो परेशानियां हैं वो असेंबली में डिस्कस होना चाहिए। जुडिशरी में जो समस्या है उसको असेंबली में डिस्कस करके, और अगर कानून की ज़रूरत है तो कानून तो विधायिका ही बना सकती है। ये उन लोगों को करना चाहिए। अभी अगर असेंबली का स्पेशल सेशन भी बुलाया जाएगा तो मात्र कुछ घटनाओं पर उठापटक हो जाएगा, अंदर में कोई उसका जो रिज़ल्ट है और जो उसमें सुधार लाया जा सके, ये काम नहीं करेंगे, ये डिस्कशन में भी नहीं आएगा। कुछ हल्ला हंगामा होगा, कुछ लोग वेल में चले आएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो लेजिस्लेचर को आगे आना होगा और सार्थक डिस्कशन करना होगा। प्रॉब्लम्स को पहले डिफ़ाइन कर लेना होगा कि क्यों हो रहा है। मेरी अपनी समझ है कि स्पीडी ट्रायल कहीं ना कहीं मार खा रहा है, और उसमें क्या कमी रह गई है जिससे स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा करके और उस पर अगर कानून बनाने की ज़रूरत हो तो कानून बनाया जाए। आपने जेल की बात की, आपने कहा कि सुधार गृह था उसका नाम। जेल में जिस तरह से अपराधी जेल से लगातार, चाहे बेऊर की बात हो चाहे दूसरे जेलों की बात हो, जिस तरह से वहाँ से अपराधी अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं, यह कितना चिंताजनक है। और इससे पुलिस को कितनी असुविधा होती है, क्योंकि पुलिस क्या करेगी? पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, और जेल से वो और बेखौफ और सुरक्षित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ से अपराधी अपने गैंग्स का संचालन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने भी जब किताबें पढ़ी तो मालूम हुआ कि ये जेल नहीं, सुधार गृह है। तो सुधार गृह तो बिल्कुल दिखता नहीं है। खास करके जो छोटे क्रिमिनल जाते हैं वो बड़े होकर के निकल रहे हैं वहाँ से। तो इस पे विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अगर नहीं रुका, इससे रिलेटेड हो गया है शराब। नशा, शराब बंदी जो इस सरकार ने लाया, वो शुरू में लगा कि कुछ फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन एज टाइम वेंट ऑन अच्छा रिज़ल्ट उसका नहीं आया। इनफैक्ट शराबबंदी तो नहीं हुआ, नशाबंदी भी नहीं हुआ। नशा फैला बहुत तेज़ी से, छोटे छोटे बच्चे इसमें आ गए हैं और वो अपराध में इंडल्ज कर रहे हैं। स्थिति बहुत अच्छी दिखती नहीं है। सब विधायिका के स्तर पर सोचने वाली बात है। ये जो आपने शराबबंदी का जिक्र किया, पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि शराबबंदी जो है, ये शराबबंदी को लागू करने का जिस इकाई पर इसकी जिम्मेवारी है पुलिस, वही कहीं ना कहीं थानों से शराब बरामद हो रहे हैं। ऐसे सबूत आ रहे हैं सामने, जिससे कि पुलिस ने एक तरह से इसको एक डिपार्टमेंट बना लिया है, अपना एक काम का हिस्सा बना लिया है। तो पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, वो पुलिस कहीं ना कहीं शराबबंदी में ऐसी उलझी है, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे उगाही का भी एक तरीका है, ऐसी उलझी है कि उसका जो प्राथमिक काम है लॉ एंड ऑर्डर, वो पीछे छूट रहा है। दीपक जी, आपने कहा कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई है उसमें, शराबबंदी में। आप याद कीजिए शुरुआती दौर जिसमें पुलिस का एक ही काम मॉनिटर होता था कि वो कितना शराब पकड़ा है, तो यही लग ही गया था, यही हो ही रहा था और आज भी वही हो रहा है। तो पुलिस विभाग के भी जितने अफसर हैं, थाना लेवल हो या सीनियर लेवल हो, वो शराब पर इस कदर हावी हो गए हैं या शराब उन पर हावी हो गया है। आइडिया ये है कि उनको कह दिया गया कि तुमको सिर्फ यही देखना ही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्लाइंड हो गए हैं टुवर्ड दैट एक्टिविटी।
और इसका ख़राब असर पड़ रहा है। अगर हम जानते नहीं हैं कि क्या स्थिति है नए ऑफिसर्स के बीच में। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर जो नए नए आईपीएस लोग आ रहे हैं उनको पुलिसिंग का बेसिक्स क्लियर हो। मे बी उनको पुलिस का बेसिक्स नहीं पता हो रहा होगा, वो शराब समझ रहे होंगे। तो ये तो एक बिहार के एक मतदाता के रूप में, एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आपको कितनी चिंता हो रही है, कितना परेशान कर रही है ये चीज़ें कि जिस अभयानंद के बारे में कहा जाता है कि अभयानंद ने उस दौर में, जिस दौर में बिहार के लॉलेसनेस की चर्चा पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में होती थी, उस दौर में आपने शासन का इकबाल स्थापित किया। इसका क्रेडिट आपको मिला, इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला। तो अब एक इंटेलेक्चुअल के रूप में आपको इससे ये कितना चिंतित करता है जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। और आपने इसकी एक वजह शराबबंदी भी बताई कि पुलिस का प्राथमिक काम हो गया है शराबबंदी, और जो प्राइमरी काम है वो पीछे छूट रहा है। परेशान कितनी कर रही है ये बात? परेशान हो के भी क्या करेंगे। मैंने इसको इस नज़रिए से देखा है कि ज़िंदगी में जो दायित्व दिया गया था वो दायित्व मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद निर्लिप्त भाव से जो सामने आ रहा है देख रहा है। अभी भी आपका दायित्व है समाज को रास्ता दिखाना। जैसे आपने नए आईपीएस ऑफिसर्स की बात की, आपने उनको सैनिटाइज करने का काम आपका हो सकता है, समाज को दिशा दिखाने का काम हो सकता है एक शिक्षक के रूप में। मैं एक शिक्षक, आपने लिखा भी कुछ दिनों पहले, मैंने पढ़ा था कि द्वारी, अटरिया, ड्योढ़ी पर एक दहशत का पहरा है। पूरे देश में उसकी चर्चा हुई आपके उस आर्टिकल की। हो सकता है जिन लोगों ने चर्चा की मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे अंदर की जो भावना है वो ये है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, और जिस दिन पूरा हुआ उस दिन मैंने प्रणाम किया और बाहर आ गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद मैं कभी किसी मंत्री या किसी से बात नहीं की, करने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन जो आपने दायित्व की बात की वो छोटे बच्चों के लिए है, 11वीं 12वीं में जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बनेगी। पढ़ जाएंगे आईआईटी एनआईटी या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चले जाएंगे तो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम आप समझिए इसका, गरीब बच्चे हैं उनको एक रास्ता मिल जाएगा। और ये नेता लोग जहाँ लग गए कि ये अपना काम करेंगे नहीं, पलटवार करते रहेंगे या हम भी कुछ कुछ बोलते रहेंगे, ये पूरी राजनीति सिर्फ बोलने की हो गई है। जितने राजनेता लोग हैं वो बैठ के बोलते हैं, एक जगह मिल जाएगा वो बोलने लगेंगे। तो बोल के क्या करेंगे? कर्म तो कुछ करके दिखाना होगा। जो मैंने चुना कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ वो है पढ़ाने का, तो पढ़ा रहा हूँ। अब वो राजनीति में आपने जो कहा कि आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत जिससे होगी उससे वो दे रहे होंगे। ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आपको फ़ोन किया सलाह लेने के लिए कि हाँ, किसी आईपीएस ऑफिसर ने कि किसी पुलिस अधिकारी ने हाल के दिनों में? नहीं, और मैं बिना मांगे सलाह नहीं देता हूँ। तो अभी आपका जो रूटीन है पूरे दिन का, वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप सुबह उठते हैं, कब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सुबह 7 बजे से मेरे घर जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल ही में एक सेंटर है, गांव है, वहाँ बच्चे रहते हैं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं। 3-3.5 घंटा सुबह में मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद आकर के नाश्ता
कर लिया और फिर कहीं नहीं जाता हूँ किसी के पास। जिनको मिलना होता है वो आते हैं, और उसमें पुलिस के लोग हम भी नहीं चाहते हैं कि वो आएँ, और वो लोग भी नहीं आते हैं। इंटरेस्ट भी मेरा नहीं है उसमें। पढ़ाई से रिलेटेड लोग आते हैं, आईआईटी के फैकल्टी हों, ट्रिपल आईटी के फैकल्टी हों, मैनेजमेंट स्कूल के लोग चले आते हैं, तो उनके साथ वार्ता हो जाती है। कुछ किताब लिखना हो या पढ़ना हो, या सोशल मीडिया पर कुछ देख लिए अप टू डेट रहने के लिए। खाना खाए, थोड़ी देर आराम किए, फिर शाम में 6 साढ़े 6 बजे गए, 8 बजे तक पढ़ा के लौट गए। बच्चों के साथ बात करने में मुझे आनंद आता है, और ये क्राइम से रिलेटेड नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता है, बात नहीं करना चाहते हैं। अध्यात्म को लेकर क्या कुछ? कर्म में ही अध्यात्म है। शुरू से ही मैं ईश्वर को मानता रहा। रिचुअल्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भावना, लगाव। अब जैसे बहुत अर्ली लाइफ में, नौकरी में आने के पहले ही सिंहेश्वर स्थान से एक लगाव हो गया। मैं हर वर्ष जाता हूँ, पूजा करता हूँ। जन्म भी ईश्वर की दया से देवघर में हुआ, तो एक लगाव है, लेकिन उसका दिखावा नहीं है। जो युवा हैं वे खुद को कैसे अध्यात्म से जोड़ सकते हैं? कर्म तो है ही, कर्म तो कर रहे हैं, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कर्म है मेरा कि समाज में सकारात्मक मैसेज जाए। लेकिन इसके अलावा युवा जो है हमारे समाज का, वो बिहार का, वो कैसे खुद को अध्यात्म से जोड़े? सबसे पहले तो अपने आप को सही बनाए, कुकर्म नहीं करे, अच्छी भावना रखे, समाज में मदद करने का भाव रखे। वही उसको धीरे धीरे ऊपर उठा लेगा, और जब एकदम उम्र बढ़ जाएगी तो अपने आप आध्यात्म की ओर चला जाएगा। लेकिन कर्म तो अपना करना होगा, अपना व्यक्तित्व तो अच्छा रखना ही होगा। 2 महीने बाद बिहार फिर से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महासमर है उसमें जाने वाला है। चुनाव होने जा रहा है बिहार में। इस चुनाव को आप एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में कैसे देखते हैं? मेरी जो अपनी भावना है वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि अगर इशारा ही दे दीजिए। इशारा ये है कि राजनीति से समाज की समस्याओं का निदान नहीं होगा, समाज नीति से हो जाएगा। आप एक प्रश्न के रूप में देखिए, आज से 200 साल पहले जब राजनीति नहीं होती थी तो क्या पढ़ाई नहीं होती थी? यहाँ एक से एक स्कूल अभी भी बिहार में है जो सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। किसने बनाया उस स्कूल को, कॉलेजेस को? जिस समय ये कोई जो सरकार हम लोगों की थी वो लंदन में थी, लेकिन यहाँ स्कूल बनाना, कई लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी। आज लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा काम है वोट देना और काम ख़त्म मेरा। तो उस ज़माने में जब बड़े बड़े कॉलेजेस बने, स्कूल बने, उसकी आवश्यकता थी उस समय, तो समाज सामने आया, समाज ने कर दिया। आज समाज का दायित्व तो सिर्फ वोट देने भर है। वोट दिए, मेरा काम ख़त्म।
5 साल सो जाइए, 5 साल के बाद उठ कर के कहिए आपको तो हम वोट दिए थे तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो अच्छा इस बार आपको नहीं देंगे, इस बार दूसरे को दे देंगे। तो क्या होगा? वो भी आएगा, वो 5 साल जो बोला था वो पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हम लोग भी वोट जो दिए वो किनारे रहेंगे, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो जगेंगे फिर। मेरी अपनी सोच है कि ये राजनीति से कुछ होना नहीं है, होना है समाज नीति से। समाज जग जाएगा, समाज आगे आ जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है जो 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें समाज जग कर कुछ ऐसा करने जाएगा जिससे बिहार आगे जाए। बिहार में जो पलायन की समस्या है, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के लिए बेंगलोर हैदराबाद में जाकर मैंने देखा है कि कैसे वहाँ लोग जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिहार के रहने वाले अपमान झेल रहे हैं। इससे मुक्ति, इससे निकलने का बिहार का रास्ता निकलेगा। सरकार पर आश्रित समाज बहुत अधिक हो गया है। समाज को लगता है कि बस एक ऊपर से अवतरित होगी सरकार जो भगवान के तुल्य होगी और वही हमारा कल्याण कर देगी। समझना पड़ेगा कि सरकार को जो आप इतनी आस्था से लाते हैं, इतनी आस्था रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। सरकार को वोट दे करके आप क्या बताना चाहते हैं? हमने वोट दिया, सरकार बन गई। उसके बाद आप एक छोटी सी बात समझिए कि सरकार बनने के पहले जब पार्टियां आकर के बातें करती हैं, आप उसका लिस्ट बना लीजिए कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। बजट प्लेस होगा तुरंत, जैसे ही सरकार बनेगी बजट आ जाएगा। उस बजट को जब आप निकालिएगा तो मालूम होगा कि जितना प्रॉमिस किया गया था उस दिशा में बजट है ही नहीं है, वो कोई तीसरी दिशा में है। तो हम क्या कर रहे हैं? आस्था एकदम रख देते हैं। आपने जो प्रश्न किया कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा, इमीडिएटली तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आम आदमी अनावश्यक रूप से अधिक आस्था रखे हुए है और वो पूरा नहीं होता है तो तुरंत निराशा में भी चला जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आके कहे कि हम आपसे वोट, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं इस बात को, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो पार्टी बना करके आप खड़े हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट को वोट दीजिए। थोड़ा हमको कंस्ट्रक्टिव नहीं लग पा रहा है। जब नहीं आप मांग रहे हैं वोट तो फिर पार्टी क्यों? मेरी फीलिंग है कि इससे ये होगा नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इसलिए आप चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो लोग आए सामने में जो किसी पार्टी के बिना हैं और कहें कि हमारे पास कुछ है। दिक्कत ये भी है कि जब उस तरह के लोग आ जाएंगे तो सरकार कानून बना लेगी कुछ और उनको एफआईआर कर देगी कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपने प्रशांत किशोर की बात की। प्रशांत किशोर बिहार आए हैं, बिहार में उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज बनाई है और बिहार को गरीबी, मुफलिसी, पलायन से निकलने का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जिस बिहार में 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, जानवरों की ज़िंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। आप इसको किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं? जनसुराज को किस रूप में देखते हैं? दीपक जी, मैंने राजनीतिज्ञों को देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है
अफसरों को भी देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। राजनीतिज्ञ लोग अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उनको अफसर ही एजेंसी है जो उसको करेगा। आई विल से कि ठीक है, जो आज की व्यवस्था है उसमें वो जो कर रहे हैं वो एक रास्ता है, बट इट विल मेक मोर सेंस अगर सरकारी एजेंसी जो सरकारी अफसर हैं कम से कम टॉप लेवल पर, जैसे एडुकेशन उनका प्रायोरिटी है, तो एडुकेशन का अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो एडुकेशन का मिनिस्टर उनका कौन होगा और सेक्रेटरी कौन होगा एडुकेशन का, जो उस एजेंसी को हेड करेगा। प्रशांत किशोर की सरकार में जिसकी भी सरकार जो भी प्रॉमिस कर रहा है कि हम आएंगे तो ये तो मुफलिसी गरीबी से निकालेंगे, पलायन से हाँ, मुक्ति तो आप बताइए कि कौन आपका अफसर होगा, देंगे। और कौन आपका मंत्री होगा? कौन मंत्री होगा, ये बताइए। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, यूके में तो है। जी। तो फिर आप लाइए उसको, तो पब्लिक समझेगी कि अच्छा ये किसको रखेंगे। आपको तो उन्होंने वोट दे करके बना दिया कि आप चीफ मिनिस्टर हो जाइए, आपकी सरकार आ गई, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर किसके माध्यम से सरकार चलाएगा? नहीं, आप बड़ा सवाल कर रहे हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आप बताइए प्रशांत किशोर जी पहले कि आप जो सुधार की बात कर रहे हैं तो आपके मंत्री कौन होंगे, किस विभाग के, यह भी बताइए। यह सवाल है आपका? यस, एंड सेक्रेटरी कौन होगा? सेक्रेटरी भी कौन होगा? क्योंकि सेक्रेटरी तो मंत्री की बात मानेगा, तो मंत्री कौन होगा ये मुख्यमंत्री डिसाइड। आप ही के सेंटेंस को ले लें, अगर सेक्रेटरी अगर मंत्री की बात मानेगा तो इसका मतलब आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला है। नहीं, तो आप ये मांग कर रहे हैं ना कि बताना चाहिए कि आपके मंत्री किस विभाग के कौन होंगे, और सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी भी। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, जो भी आपका 2-3 प्रायोरिटीज़ है। डीजीपी कौन होंगे, चीफ सेक्रेटरी कौन होंगे, और प्रमुख विभागों के मंत्री कौन होंगे। यस, शैडो कैबिनेट बता दीजिए कि ये होगा, मेरे कैबिनेट का ये रूप होगा। तो आपके बात में कितना दम है ये क्लैरिटी के साथ पता चलेगा। क्योंकि सरकारें चलती हैं, सेक्रेटरीज भी चलाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। नहीं, तो ये मुझे लगता है जल्द ही मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है प्रशांत किशोर के साथ, तो मैं ये सवाल जो है आपके उनसे पूछूंगा कि पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा है कि आपको अपना शैडो कैबिनेट बताना चाहिए, जैसे यूके में बताया जाता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके शिक्षा मंत्री कौन होंगे, पलायन रोकने के लिए क्या आप उसके लिए कोई मंत्री बनाएंगे, अलग से कोई मंत्रालय बनाएंगे, और क्या आपके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी कौन होंगे। हम तो मांग करेंगे कि जो आपका इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, जो आपके प्रायोरिटी में है, जैसे एडुकेशन उनका प्रायोरिटी में है, तो एचआरडी सेक्रेटरी कौन होगा, एचआरडी मिनिस्टर कौन होगा, छोटा सा सेटअप उसका क्या होगा। दूसरा कि कानून की मदद ली जा सकती है, अगर हमको मान लीजिए एचआरडी पर मेरा फोकस है आर्ग्यूमेंट सेक के लिए, तो एक अपनी जो कमेटी है आपकी, उस कमेटी से एक ड्राफ्ट बिल आप प्रिपेयर कर दीजिए और इलेक्शन के पहले उसको ले आइए कि अगर हम आएंगे तो ये एक्ट बनाएंगे हम। तो जो अच्छे समझदार लोग हैं वो पढ़ के समझ तो लेंगे कि कौन सी दिशा होगी। अगर वही घिसा पिटा तरीका होगा तो जैसे सब लोग फेल किए वैसे आप भी फेल कर जाइएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 घंटे के अंदर सबसे पहले शराबबंदी को हटा दूंगा। ये तो हुआ कि आप हटा देंगे, दिस इज़ एक्सक्लूजन। इंक्लूड क्या कीजिएगा, आपकी तरफ से क्या चीज़। और शराबबंदी को हटाने का जो तर्क है वो है कि इसके थ्रू जो पैसा जनरेट होगा उसको हम लगा देंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही बात इम्पॉर्टेंट है कि
पैसा से ही डेवलपमेंट हो जाएगा या पैसा से ही जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं। पैसा अगर आप जमा कर लीजिएगा तो बिल्डिंग बना दीजिएगा, जो इस सरकार ने किया। आप जहाँ जाइए खाली बिल्डिंग मिलेगा आपको, बिल्डिंग के अंदर आदमी नहीं है। बड़ा बड़ा स्कूल बन गया, उसके अंदर टीचर नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल बन गए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर और टीचर मिलने वाले नहीं हैं, चूँकि पढ़ाई ही नहीं हुई है। बहुत सीरियस इश्यूज़ है। एक बार प्रशांत किशोर जी ने कुछ दिनों पहले संपादकों के साथ एक शाम में टी पार्टी रखी थी, मैं भी गया था उसमें। उनसे यह सवाल पूछा गया था उस टी पार्टी में ऑफ द रिकॉर्ड कि आप के पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर है और आप शराबबंदी को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा समाज में शराबबंदी लाने के लिए, लेकिन उसका तरीका क्या बताया? उसका तरीका यह बताया कि समाज को जगाओ, समाज के अंदर ऐसी चेतना विकसित करो कि उसको समझ में आ जाए कि शराब खराब चीज़ है, बुरी चीज़ है, और इससे परिवार बर्बाद होता है, इससे सेहत बर्बाद होती है, इससे चरित्र बर्बाद होता है, इसलिए शराब नहीं पियो। लेकिन इस तरह का कानून लाकर शराबबंदी का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ शराब तो मिल रही है, शराब तो अब होम डिलीवरी हो रही है बिहार में, जहाँ चाहिए एक फ़ोन कॉल पे उपलब्ध है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो शराबबंदी पर ये कॉन्सेप्ट लागू है। शराबबंदी को आप कानून के थ्रू नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपनी बात कही वो था HRD पर, एजुकेशन। इस पर एग्री करते हैं आप कि ये सही है कि शराबबंदी को कानून के जरिए थोप कर नहीं, जबकि सामाजिक चेतना के जरिए बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, ये आइडिया ठीक है, क्योंकि कौन व्यक्ति क्या खाएगा क्या पिएगा इसको कानून से आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हमको जो याद है बचपन में, हमने जो जनरल फीलिंग है हमारी, कई लोग सिगरेट पीते रहते थे जी, काफ़ी घटा। इट टुक टाइम, लेकिन उसको धीरे धीरे सामाजिक रूप से लिखते लिखते कोई कानून तो बना नहीं कि सिगरेट पीने से आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी, चेतना विकसित हुई। पैक पर लिखा गया स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो धीरे धीरे करके आज कम लोग पीते हैं, बहुत कम लोग पीते हैं सिगरेट। इट टेक्स टाइम, बट रास्ता वही है। ये खाने पीने पर लागू होता है। मैंने जो बात की वो है एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन पर। कैन एनीथिंग बी डन थ्रू लॉ से उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। कोई रास्ता है कानून से, कोई रास्ता, कोई नया एकदम ब्रिलियंट आइडिया हो जो ले ये करेगा समाज ही। तो सुना आपने पूर्व DGP अभयानंद को। अभयानंद ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की, क्या सामाजिक मुद्दे, क्या राजनीतिक मुद्दे, तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी और समाज को दिशा और सही सोच के साथ आगे बढ़ेगा बिहार का समाज, और जो बिहार की चुनौतियां हैं उससे निपटकर आगे जाएगा, यह उम्मीद भी जताई। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार कमेंट कर जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। शुक्रिया।